क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 172 पहला विलय। अध्याय 172 पहला विलय। महाकाव्य कौशल मौलिक शरीर और 5 तत्व संबंध एक मार्ग की शाखाएं हैं। एक बार एक कौशल का उपयोग करने के बाद दूसरे का उपयोग उसी समय नहीं किया जा सकता। विलय के अवसर का पता चला। एक ही मार्ग से कौशलों को विलीन होने का अवसर मिलता है। विलय करने पर परिणामी कौशल एक कौशल को दूसरे से अधिक पसंद कर सकता है। विलय के अवसर में असफल होने पर कौशल नष्ट नहीं होते हैं। विलय की सफलता दर 25%। लागत 200 जीवन। विलय। अपने सामने आने वाली अप्रत्याशित सूचनाओं को देखकर चंद्रमा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने ऐसी संभावना की कभी उम्मीद नहीं की थी। सिस्टम उसे अपने 2 संबंधित कौशलों को मर्ज करने की क्षमता प्रदान कर रहा था, क्योंकि वे एक ही रास्ते से उत्पन्न हुए थे। सफल विलय पर उसके पास एक एकल एकीकृत कौशल होगा जो दोनों क्षमताओं का एक साथ लाभ उठा सकता है, जो एक समय में केवल एक कौशल का उपयोग करने तक सीमित होने से अधिक शक्तिशाली होगा, जबकि दूसरा निष्क्रिय और पहुंच से बाहर है। कौशल को मर्ज करने के लिए मुझे जीवन भर कीमत चुकानी होगी। मून ने प्रदर्शित निराशाजनक रूप से कम 25% सफलता दर का अध्ययन करते हुए जानकारी को संसाधित किया। कौशल विलय ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में मून ने कभी भी अन्य जागृतिकर्ताओं को चर्चा करते सुना हो, कम से कम बातचीत और अनुसंधान से उनकी जानकारी में नहीं। क्लासलेस पथ के लिए मैकेनिक अद्वितीय हो सकता है, या शायद इतना दुर्लभ कि अधिकांश लोगों को कभी भी इस अवसर का सामना नहीं करना पड़ा। शुक्र है, सिस्टम ने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही वह ऐसी प्रतिकूल बाधाओं के साथ विलय के प्रयास में विफल रहा हो, वह स्थायी रूप से कोई भी कौशल नहीं खोएगा। असफल निवेश के बावजूद वे बरकरार और उपयोग योग्य बने रहेंगे। बिना किसी हिचकिचाहट या विस्तारित विचार विमर्श के मून ने तुरंत 2 पूरक कौशलों को विलय करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। 200 जानें खा गईं। विलय विफल। लगभग तुरंत ही उसकी रेटिना पर एक सूचना चमक उठी। चंद्रमा तत्काल विफलता से विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं था। केवल 25% सफलता दर के साथ अगर वह किसी तरह पहले ही प्रयास में सफल हो जाता तो वह अपनी किस्मत से आश्चर्यचकित होता। चंद्रमा ने बिना रुके पुनः प्रयास किया। 200 जानें खा गईं। विलय विफल। 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 जैसे जैसे असफलताएं उसकी आंखों में चमकती रहीं, चंद्रमा को निराशा महसूस होने लगी। वह निवेश के लिए बिल्कुल शून्य प्रगति के साथ पहले ही 1000 बहुमूल्य जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। सफलता की दर 25% पर स्थिर और अडिग रही, जिससे उनके निरंतर प्रयासों के लिए कोई बेहतर अवसर नहीं मिला। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं अंततः इस विलय को सफल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, मून ने दांत पीसते हुए हठपूर्वक सोचा। उसके पास अभी भी बहुत सारा संचित जीवन शेष था। उसके अनगिनत शिकार के कारण उसका कुल भंडार बहुत पहले ही 5 अंकों में पहुंच चुका था। वह चलते रहने का जोखिम उठा सकता था। 200 जानें खा गईं। विलय विफल। 200 जानें खा गईं। विलय विफल। असफलताओं की आत्मा को कुचलने वाली परेड 10वें प्रयास तक लगातार जारी रही, जहां अंततः संदेश का प्रदर्शन बदल गया। 200 जानें खा गईं। विलय सफल रहा है। आपके कौशल एलिमेंटल बॉडी और 5 एलिमेंट एफिनिटी का विलय होकर एडवांस्ड एलिमेंटल बॉडी बन गया है। विलय की प्रक्रिया के दौरान 2000 जिंदगियों को जलाने के बावजूद चंद्रमा का पूरा शरीर विजय से सीधा हो गया। उन्नत मौलिक शरीर। रैंक महाकाव्य। विवरण: आपका पूरा शरीर 5 तत्वों अग्नि, वायु, पृथ्वी,
जल और बिजली द्वारा नियंत्रित किया गया है। आप 4 मूल तत्वों के साथ मजबूत आत्मीयता प्राप्त करते हैं और बिजली तत्व के साथ कम आत्मीयता प्राप्त करते हैं। प्लस 100% मौलिक नियंत्रण, प्लस 100% मौलिक क्षति, प्लस 5 तत्वों के लिए 100% मौलिक प्रतिरोध। अपनी आंखों के सामने प्रस्तुत नए मर्ज किए गए कौशल विवरण को देखते हुए चंद्रमा को अपने सीने में गहरी संतुष्टि फैलती हुई महसूस हुई। नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने हासिल करने की उम्मीद की थी, एक ऐसा कौशल जो उसे रक्षात्मक स्वभाव या आक्रामक शक्ति के बीच चयन करने के लिए मजबूर होने के बजाय दोनों कौशल सेटों का एक साथ लाभ उठाने की अनुमति देता है। शुक्र है, एक कौशल को दूसरे की तुलना में अधिक तरजीह देने वाले विलय की चेतावनीपूर्ण संभावना प्रकट नहीं हुई थी। परिणामी क्षमता ने एलिमेंटल बॉडी से रक्षात्मक मौलिक प्रतिरोध और 5 एलिमेंट एफिनिटी से आक्रामक शक्ति प्रवर्धन दोनों को लगभग समान माप में संरक्षित किया। एक और विवरण जिसने तुरंत मून का ध्यान खींचा वह नए विलय किए गए कौशल की रैंक थी। यह फ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से किसी तरह लेजेंडरी स्तर पर चढ़ने के बजाय महाकाव्य रैंक पर मजबूती से बना रहा। इससे चंद्रमा को और भी दृढ़ता से विश्वास हो गया कि एक महान रैंक कौशल प्राप्त करने के लिए विशिष्ट छिपी हुई पूर्वापेक्षाएं या स्थितियां होनी चाहिए। उसे बस यह पता लगाने की जरूरत थी कि वे रहस्यमय आवश्यकताएं वास्तव में क्या थीं। दिन अभी भी अपेक्षाकृत छोटा था, उपयोगी दिन के उजाले के घंटे शेष थे। उन्होंने अभी कुछ देर आराम किया ही था कि चंद्रमा अचानक अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उसके पास बैठे सभी लोगों ने अपना सिर उसकी ओर उठाया और सोचा कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। उन्होंने सीधे अपनी इकट्ठी टीम को देखा, जिसमें वर्तमान में सेलीन और उसके वफादार माउंट मिराज सहित 5 सावी कबीले के सदस्य शामिल थे। क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? यारा ने स्पष्ट भ्रम के साथ अपना सिर झुका लिया। वास्तव में किस लिए तैयार हैं? चंद्रमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने लगी, उसकी आंखें पहले से ही विधर्मी ताकतों के विनाश को देख रही थीं। युद्ध के लिए तैयार। विधर्मियों ने इस द्वीप पर उसके रहने को कठिन बना दिया था, जिससे वह लगातार रक्षात्मक स्थिति में रहने को मजबूर हो गया था और उसे पहले छिपे हुए क्षेत्र के अंदर के दुखद शुरुआती दिनों की याद दिलाने में असहजता महसूस हो रही थी, जिसमें उसने प्रवेश किया था। उस समय वह कई सप्ताह लगातार गुफाओं और अन्य गुप्त स्थानों में छिपकर शिकार किए गए शिकार की तरह जीवन बिताता था। इस छिपी हुई दुनिया में खोजने की बहुत क्षमता थी, उजागर करने के लिए बहुत सारे रहस्य थे और दावा करने के लिए संसाधन थे। मून किसी भयभीत खरगोश की तरह विधर्मी गुट से रक्षात्मक रूप से छिपते रहने में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करने वाला था, विशेषकर तब जब उसके पास उन सभी को नष्ट करने की शक्ति थी। मैं पहले उनसे निपटूंगा, अपनी आवाजाही की स्वतंत्रता के लिए प्राथमिक खतरे को खत्म करूंगा। फिर एक बार जब उनसे निपट लिया जाएगा तो मैं इस क्षेत्र का ठीक से पता लगाऊंगा और इसे पूरा करने और सामान्य दुनिया में वापस भागने के लिए आवश्यक विशिष्ट परिस्थितियों को समझने का प्रयास करूंगा। युद्ध किसके विरुद्ध? यारा ने घूंट पी लिया। एक भयानक विचार जो उसे पसंद नहीं था उसके मन में उभर रहा था। और कौन? विधर्मी, चंद्रमा ने शांति से उत्तर दिया। क्या? यारा सदमे में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सावी कबीले के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण कर रहे थे। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते चंद्रमा। अध्याय 174 विधर्मी समझौता 1। अध्याय 174 विधर्मियों का निपटान 1। मृत विधर्मियों के बिखरे हुए समूह के ऊपर खड़े होकर चंद्रमा ने बिना किसी पश्चाताप या झिझक के उनकी बेजान लाशों को ठंडे भाव से देखा। उनके पैरों के नीचे एक शव पड़ा था, जबकि 10 अन्य लोग उनके टकराव के बाद उनके शरीर पर विभिन्न घातक चोटों के साथ आसपास के क्षेत्र में बिखरे हुए थे। चाहे वह गंभीर रूप से जले हुए कपड़े और आग के हमलों से जला हुआ मांस हो, उनके शरीर के माध्यम से पृथ्वी की कीलें चुभाना हो या साफ खंजर से धमनियों को काटने के निशान हो। ऐसा लगता है जैसे वे अपनी मुख्य बस्ती के बाहर नियमित गश्ती दल संचालित करते हैं। पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि क्या यह उनका सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल है या अगर वे किसी तरह जानते हैं कि हम विशेष रूप से उनके लिए आ रहे हैं। सेलीन ने सोच समझकर बुदबुदाया।
उसका हाथ विश्लेषणात्मक चिंतन में उसकी ठोड़ी पर आराम कर रहा था। ओह, वे जानते हैं कि हम आ रहे हैं। वे मूर्ख नहीं हैं। द्वीप में दो शक्तिशाली शिकारियों की मौत के साथ मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे बस हमारे हमले का इंतजार कर रहे थे। हमें मारने के लिए अपने संरक्षक जानवर का उपयोग करने से पहले हमें लालच दे रहे थे, मून ने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा यदि वे हमारे द्वारा उनके गांव पर हमला करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे शायद हमें मारने के लिए अपने संरक्षक जानवर को तैनात करने से पहले हमें लालच दे रहे हैं। मून के मूल्यांकन पर सेलीन की आंखें वास्तविक आश्चर्य से चमक उठीं। उसकी बातों पर और ध्यान से सोचने पर तर्क सही और परेशान करने वाला लगा। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पिछले कई दिनों से उन्हें किसी भी विधर्मी ताकतों का सामना नहीं करना पड़ा था, जैसे कि दुश्मन गुट या तो पूरी तरह से विलुप्त हो गया था या पूरी तरह से चंद्रमा और सेलीन के अस्तित्व की परवाह करना बंद कर दिया था। विधर्मियों का वह व्यवहार परिवर्तन संदेहास्पद था। आइए आगे बढ़ते रहें। अब हम लगभग उनके निपटान पर हैं, मून ने कहा, सहायता के लिए सेलीन की ओर अपना हाथ बढ़ाने से पहले मिराज की मजबूत पीठ पर आसानी से पीछे की ओर झुकते हुए। सेलीन ने उसके प्रस्तावित हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और खुद को चंद्रमा के पीछे घोड़े पर खींच लिया। फिर उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और आगामी लड़ाई के लिए तैयार हो गई। मिराज अब कमजोर निम्नस्तरीय माउंट नहीं था जो किनारे से निष्क्रिय रूप से देखता था, क्योंकि उसका मालिक कठिन लड़ाइयों से जूझ रहा था। सफेद घोड़ा लगातार युद्ध के अनुभव और शक्तिशाली जानवरों की लाशों को खाकर प्रभावशाली स्तर 23वें तक पहुंच गया था और खुद ही महत्वपूर्ण स्तर 25वें के करीब पहुंच गया था। प्रारंभ में चंद्रमा इस समस्या को लेकर चिंतित था कि वह मिराज के साथ साथ दूसरे अभयारण्य में सफलतापूर्वक कैसे चढ़ेगा जब दोनों अधिकतम प्रथम अभयारण्य स्तर पर पहुंच जाएंगे। मानक प्रणाली के नियम पालतू प्राणियों को उन्नति की बाधा से पार लाने के लिए जिम्मेदार नहीं थे। उस समय वह जितना जानता था, उसने शायद मिराज को पहले अभयारण्य में छोड़ दिया होगा या तब तक इंतजार किया होगा जब तक कि वे दोनों विकसित न हो जाएं और अंततः किसी तरह एक दूसरे को पालें। लेकिन संभावित समाधानों और रचनात्मक समाधानों के बारे में सोचने में कुछ समय बिताने के बाद मून अब उस बाधा के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं थे। मून ने आत्मविश्वास से यह पता लगा लिया था कि वह अपनी क्लास स्लॉट क्षमता के माध्यम से बीस्टमास्टर क्लास के मुख्य कौशल को ढूंढेगा और उसकी नकल करेगा। और चूंकि बीस्टमास्टर्स के पास जानवरों को वश में करने और उन्हें अनुबंधित करने की विशेष क्षमता थी, उन्हें बीस्ट सोल नामक एक आध्यात्मिक स्थान में संग्रहित करना था। चंद्रमा कौशल नकल के माध्यम से वही क्षमता हासिल कर लेगा। इससे उन्हें मिराज के साथ दूसरे अभयारण्य में चढ़ने की क्षमता मिल जाएगी जब वे दोनों सफलतापूर्वक 25 के स्तर पर पहुंच जाएंगे। उनका वर्गहीन विकासवादी पथ एक बार फिर साबित कर रहा था कि यह अलग था। उन्हें उस मानक प्रतिबंध से मुक्त कर दिया जो सिस्टम ने दूसरों पर थोपा था। लचीलापन असाधारण था, जिससे चंद्रमा हमेशा अपने पथ की उत्पत्ति या उसके सिस्टम से मुक्त होने के कारण पर सवाल उठाता था। इस छिपे हुए क्षेत्र को छोड़ने और सामान्य अभयारण्य क्षेत्र में लौटने के बाद चंद्रमा ने अपने विकास कार्य को पूरा करने और समग्र शक्ति प्रगति में तेजी लाने के लिए विभिन्न वर्गों से विभिन्न महत्वपूर्ण कौशल की नकल करने की महत्वाकांक्षी योजना पहले ही तैयार कर ली थी। वह अंततः दूसरे क्रम के कौशल की नकल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उन्नत क्षमताएं जो इवोल्वर्स के पास थीं, जो पूरे युद्ध प्रक्षेप वक्र को बदल सकती थीं और भारी लाभ प्रदान कर सकती थीं। वे ऐसी तकनीकें थीं जो सच्चे शक्तिशाली लोगों को महज जागृत करने वालों से अलग करती थीं। पहला अभयारण्य पथ की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। सच्ची ताकत वर्ग उन्नति के माध्यम से सफलतापूर्वक इवोल्वर बनने और अंततः उससे भी आगे निकलकर सरपासर का दर्जा हासिल करने से आई। मून इन सभी प्रतिबंधात्मक स्तरों को तोड़ना चाहता था, हर सीमा को तोड़ना चाहता था और सिस्टम द्वारा लगाए गए बंधनों को तोड़ना चाहता था। जैसे ही वे हेरेटिक बस्ती की बाहरी सीमाओं के पास पहुंचे, मिराज के खुरों ने बढ़ती गति के साथ जमीन पर प्रहार किया। शश धीरे करो, चंद्रमा धीरे से फुसफुसाया।
उसका हाथ धीरे से मिराज की मजबूत गर्दन को सहला रहा था, क्योंकि विकसित घोड़े ने तुरंत अपनी चाल को समायोजित करके प्रतिक्रिया दी ताकि उसके खुर अब जमीन पर जोर से न टकराएं। मून और सेलीन सावधानी से मिराज से चुपचाप उतर गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि बिल्कुल भी ऐसी आवाज उत्पन्न न हो जो दूर के संतरियों को सचेत कर सके। मून ने पिछले कई दिनों में उनकी बातचीत से यारा के विस्तृत विवरण के आधार पर बनाया गया अस्थायी नक्शा पुनः प्राप्त किया। ये जुड़वां पहाड़ियां हैं जिन्हें यारा ने प्राथमिक मील का पत्थर बताया है, मून ने धीरे से फुसफुसाया, और अपने विचार को सत्यापित करने के लिए हाथ से बनाए गए मानचित्र और उनके सामने मौजूद वास्तविक इलाके की विशेषताओं के बीच बार बार अपनी नजर घुमाई। सेलीन, जो मानचित्र के विरुद्ध परिदृश्य का सावधानीपूर्वक क्रॉस रेफरेंस कर रही थी, ने सहमति में सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से सही स्थान है। उनकी मुख्य बस्ती इस स्थान से उत्तर पूर्व में स्थित होनी चाहिए, वह फुसफुसाई। चंद्रमा ने सिर हिलाया। वास्तव में यह हमारी वर्तमान स्थिति से केवल लगभग 1 किलोमीटर दूर है। आइए पैदल चलने के बजाय धीरे धीरे आगे बढ़े। हालांकि विधर्मियों को पहले से ही हमारे अंतिम आगमन की उम्मीद हो सकती है, सीधे उनके स्थान पर घुसना बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। आइए पहले बिखरे हुए गश्ती दल को खत्म करें, मुख्य बल का सामना करने से पहले उनकी कुल संख्या कम करें। आखिरकार हम केवल 3 लड़ाके हैं, इसलिए गुप्त हमले हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। सेलीन को मून की समझदारी भरी सतर्क योजना पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी, वह बिना किसी सवाल के उसके निर्देशों का पालन कर रही थी। समूह ने हेरिटिक बस्ती की परिधि की ओर चुपचाप आगे बढ़ते हुए सावधानीपूर्वक पैदल आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे धीरे धीरे करीब आए, गतिविधि की आवाजें उनके कानों तक पहुंचने लगीं। दूर की चीखें, कभी कभार हंसी और विभिन्न अन्य शोर आसपास के क्षेत्र में विधर्मियों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। जैसे ही चंद्रमा ने उनकी उपस्थिति की पुष्टि की, उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। वे सही स्थान पर थे और बस्ती परित्यक्त होने के बजाय स्पष्ट रूप से आबाद थी। अध्याय 175 विधर्मी समझौता 2। अध्याय 175 विधर्मियों का समझौता 2। उनकी सुरक्षा को तोड़ने के कुछ ही मिनटों के भीतर वह न केवल निरंतर उत्पीड़न और हत्या के प्रयास के लिए व्यक्तिगत बदला ले रहा होगा, बल्कि वह उनके संरक्षक प्राणी को मारकर अपने चुनौतीपूर्ण एस रैंक जानवर उन्मूलन कार्य की ओर भी प्रगति कर रहा होगा। एस रैंक जानवर के बारे में सोचते हुए चंद्रमा के मन में अचानक एक विचार उभरा। अपने बगल में सेलेन की ओर सीधे देखे बिना वह फुसफुसाए, क्या आपके विकास कार्य के लिए स्पष्ट रूप से आपको एकल युद्ध में एक एस रैंक जानवर को हराने की आवश्यकता है, या बस एक को मारने में भाग लेना है? सेलीन ने सिर हिलाया। नहीं, यह एकल आवश्यकता निर्दिष्ट नहीं करता है। बस मुझे एक एस रैंक प्राणी को सफलतापूर्वक मारने की आवश्यकता है। मून ने तुरंत अपना निर्णय लिया। क्या आप उनके संरक्षक जानवर पर हत्या का दावा करना चाहते हैं? मैं लड़ाई में पूर्ण समर्थन प्रदान कर सकता हूं और इसे कमजोर भी कर सकता हूं, लेकिन आपको कार्यश्रेय के लिए अंतिम प्रहार करने की अनुमति देता हूं, बस मामले में। सेलीन की आंखें सदमे और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित प्रस्ताव था जिसकी उसे दूर से भी उम्मीद नहीं थी। वह पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गई थी कि चंद्रमा को भी अपनी विकास आवश्यकताओं के लिए एस रैंक हत्याओं की आवश्यकता थी। उसके लाभ के लिए उन अनमोल अवसरों में से एक का त्याग करने की पेशकश भारी उदारता का प्रतिनिधित्व करती थी, जो कि भाई भी एक दूसरे के लिए प्रदान नहीं कर सकते थे। क्या आप बिल्कुल निश्चित हैं? सेलीन ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, उसकी आवाज अविश्वास से धीरे धीरे टूट रही थी। आपको इन हत्याओं की उतनी ही आवश्यकता है जितनी मुझे, शायद और भी अधिक, क्योंकि आपके कार्य के लिए एक से अधिक की आवश्यकता है। चंद्रमा की अभिव्यक्ति शांत और दृढ़ रही। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। सेलीन को हत्या मुहैया कराने के लिए मून के कई कारण थे। वह एक बेहतरीन टीम साथी थी। जब भी उसे उसकी जरूरत थी, उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा और उसने उसके दिमाग में कुछ चीजें स्पष्ट कर दी थीं जिन्हें करना उसके लिए कठिन था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखना चाहता था। जितना अधिक समय उसने सेलीन के साथ बिताया,
वह उसकी रहस्यमय पृष्ठभूमि के बारे में उतना ही अधिक आश्वस्त था, और एक बार जब वे इस छिपे हुए क्षेत्र को छोड़ देंगे तो वह कई चीजों में उसकी मदद करने में सक्षम होगी, जिसमें एसरैंक जानवरों को ढूंढना भी शामिल है। उसकी मदद करके वह बाद में खुद की भी मदद करेगा। सेलीन ने चंद्रमा की सुंदर साइड प्रोफाइल को कृतज्ञता, आश्चर्य और कुछ गहरी चीजों के मिश्रण के साथ देखा, जिसका वह स्पष्ट रूप से नाम नहीं ले सकी। धन्यवाद। यह इसका मतलब जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक है। मून ने बस एक बार सिर हिलाया, फिर आगे के मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। फिर यह तय हो गया है। हम उनके संरक्षक जानवर को नीचे लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। आप अपने कार्य के लिए अंतिम झटका का दावा करते हैं। अब आगे बढ़े, हमारे पास निपटने के लिए विधर्मी हैं। उन्होंने विधर्मी बस्ती की ओर अपनी सावधानीपूर्वक प्रगति जारी रखी। एक बार जब वे 500 मीटर का निशान आधा रास्ता पार कर गए तो अंततः वे पूरे गढ़वाले क्षेत्र के आसपास तैनात गार्डों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गए। विधर्मियों ने अपेक्षाकृत छोटे वॉच टावरों का निर्माण किया था, जिसमें प्रत्येक ऊंचे मंच पर 2 सशस्त्र गार्ड तैनात थे। यह बस्ती मोटे तौर पर आयताकार परिधि के प्रत्येक कोने पर स्थित 4 ऐसे वॉच टावरों से घिरी हुई थी, जिसमें आदिम लकड़ी की दीवारें थीं, जो एक पूर्ण रक्षात्मक बाधा बनाने के लिए उन्हें जोड़ती थीं। मून और सेलीन ने कई मिनटों तक धैर्यपूर्वक निरीक्षण किया, धीरे धीरे बस्ती के बाहरी हिस्से में चक्कर लगाते हुए अंततः अपना हमला शुरू करने के लिए इष्टतम स्थिति की खोज की। जब आप शत्रु सेनाओं से काफी अधिक संख्या में थे तो आत्महत्या के बजाय जीत हासिल करने के लिए युद्ध के मैदान को उचित रूप से अनुकूलित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। जैसे ही उन्होंने बस्ती की सुरक्षा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और अपनी योजनाएं तैयार करना शुरू किया, विधर्मी योद्धाओं का एक समूह अचानक द्वीप के आंतरिक भाग की दिशा से मुख्य द्वार पर आ गया। उनके साथ 5 बंधे हुए कैदी आए, जिनकी शारीरिक हालत बेहद खराब थी। उन्हें जमीन पर घसीटा जा रहा था, अपने पीछे खून के निशान छोड़ रहे हैं। एक बार जब चंद्रमा ने अपने सामने बंदियों को पहचान लिया तो उसकी आंखें पूरी तरह अविश्वास से फैल गईं। चांद, वह यारा है। उसके बगल से सेलीन की आवाज पूरी अविश्वास और डरावनी लग रही थी। उनकी आंखों के ठीक सामने यारा, ग्रैटिस और अन्य 3 सावी योद्धा, जिनसे वे कुछ ही घंटे पहले अलग हो गए थे, उन्हें क्रूरतापूर्वक कैदियों के रूप में घसीटा जा रहा था। योद्धाओं में से एक का पूरा हाथ कंधे से पूरी तरह कट गया था, घाव से अभी भी खून रिस रहा था। अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी हड्डियां स्पष्ट रूप से टूट गई थीं, जिनमें स्वयं यारा भी शामिल थी, जिसे उसके लंबे बालों द्वारा एक विधर्मी की मुट्ठी में पकड़कर बेरहमी से उबड़खाबड़ जमीन पर घसीटा जा रहा था। आखिर उन्हें क्या हुआ? क्या गांव लौटते समय विधर्मियों ने उन पर घात लगाकर हमला किया था, या सावी बस्ती में ही कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पकड़ लिया गया? बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए चंद्रमा ने तुरंत अपनी स्थिति बदल ली। हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि हम योजना से बहुत पहले ही लड़ने जा रहे हैं, मून ने फुसफुसाते हुए कहा, जब उसने विभिन्न पेड़ों को प्राकृतिक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया और बस्ती की दीवारों के करीब बढ़ गया। सेलीन ने बिना किसी प्रश्न के अनुसरण किया, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ सख्त हो गई। एक बार जब वे एक विशेष रूप से बड़े पेड़ पर चढ़ गए, जो सीधे बस्ती के अंदरूनी हिस्से में ऊंची दृष्टि रेखाएं प्रदान करता था, तो चंद्रमा की आंखें शुद्ध अविश्वास से और चौड़ी हो गईं। बस्ती के केंद्रीय क्षेत्र के अंदर यारा और पकड़े गए अन्य सावी योद्धा खड़े थे, जो लकड़ी के खंभों से बंधे हुए थे, जो स्पष्ट रूप से फांसी या यातना की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वह भयावह दृश्य वह नहीं था जिसने चंद्रमा को सबसे अधिक गहराई तक झकझोर दिया था। यह विशाल राजसी प्राणी था जो बस्ती के केंद्र में फर्श पर पड़ा हुआ था, खून बह रहा था। विशाल आकार का एक सुंदर सफेद हंस, आसानी से 5 मीटर लंबा, जिसके पंखों का फैलाव पूरी तरह से विस्तारित होने पर 15 मीटर से अधिक रहा होगा, खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा था। इसके सफेद पंख लाल रक्त से उलझे हुए थे और विशिष्ट लाल पंख, जो जीवंत होने चाहिए थे, अब क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। वह सफेद हंस है, सावी कबीले का संरक्षक जानवर। चंद्रमा को एहसास हुआ,
उसके सीने में धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था। विधर्मी योद्धाओं ने मरते हुए प्राणी के चारों ओर नृत्य किया और जश्न मनाया, अपने हथियारों को विजयी मंत्रों के साथ घुमाया और कभी कभी अपने मनोरंजन के लिए पीड़ादायक प्रतिक्रियाएं भड़काने के लिए जानवर की लाश पर छुरा घोंप दिया। जिस संरक्षक ने पीढ़ियों तक यारा के लोगों की रक्षा की थी, वह मर चुका था और उसकी लाश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। चंद्रमा के हाथों ने पेड़ की शाखा को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि वह दबाव में जोर से चटकने लगा। सेलीन का चेहरा भय से पीला पड़ गया था। उन्होंने सभी संरक्षक को मार डाला। इसका मतलब हैगा उसे अपनी बात खत्म करने की जरूरत नहीं थी। यदि व्हाइट स्वान गिर गया था और यारा पर कब्जा कर लिया गया था, तो सावी गांव संभवतः पूरी तरह से नष्ट हो गया था या उसके अधीन हो गया था, संभवतः यारा और अन्य लोगों के लौटने से बहुत पहले। अध्याय 176 विधर्मियों से युद्ध करना। अध्याय 176 विधर्मियों से युद्ध। चंद्रमा की ठंडी आंखें जश्न मना रहे विधर्मियों पर घूम गईं। उनके सीने में क्रोध की आग के बावजूद उन्होंने संख्याओं की गिनती की और खतरे के स्तर का आकलन किया। उसे मेरी बात सुननी चाहिए थी। बस्ती में लगभग 50 विधर्मी योद्धा दिखाई दे रहे थे। निगरानी टावरों पर 8 गार्ड और इस गढ़वाले क्षेत्र के भीतर कहीं उनका अपना एस रैंक संरक्षक जानवर निस्संदेह इंतजार कर रहा था। स्थिति और भी जटिल हो गई थी। हम अब हमला कर रहे हैं और हम उनमें से हर एक को मार रहे हैं। एक भी व्यक्ति को जीवित न छोड़े। सेलीन की अभिव्यक्ति में आदेश पर झिझक दिखाई दी। बच्चों का क्या होगा? उसकी बातें सुनकर निर्णय लेने से पहले उसका चेहरा एक पल के लिए विकृत हो गया। उन लोगों को छोड़ दो जो गैरल डाकू हैं। उन सभी को मार डालो जो तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं। बाकी यारा और अन्य लोगों पर निर्भर है। वे तय कर सकते हैं कि वे उनके साथ क्या करना चाहते हैं। सेलीन ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। चंद्रमा की निगाहें मरते हुए सफेद हंस और बंदी सावी योद्धाओं पर टिकी थीं। मैं अधिकतम अराजकता पैदा करूंगा और उनकी सेनाओं को आकर्षित करूंगा। आप यारा और अन्य को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि मैं उनका ध्यान रखता हूं। एक बार जब कैदी स्पष्ट हो जाते हैं, तो हम एकत्रित होते हैं और उन्हें मार देते हैं। वह रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल निर्दयी हो गई। तैयार? सेलीन ने सिर हिलाया। तैयार जब आप हैं। चंद्रमा ने अपने ऊंचे स्थान के नीचे फैले युद्ध क्षेत्र पर एक अंतिम नजर डाली। फिर वह आसानी से पेड़ से उतर गया और धीरे धीरे बस्ती के मुख्य द्वार की ओर चलने लगा, जबकि सेलीन विपरीत दिशा से आने के लिए चक्कर लगा रही थी। सेलीन मिराज के साथ चुपचाप चली गई, जो यारा और अन्य घायल सावी योद्धाओं को उनके बंधनों से मुक्त करने के बाद सक्रिय संघर्ष क्षेत्र से दूर ले जाने में उसकी सहायता करेगा। चंद्रमा ने खुले तौर पर खुद को उजागर करके विधर्मियों का ध्यान आकर्षित किया। एक हाथ में अपने कर्मचारियों को लापरवाही से पकड़े हुए धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से गढ़वाली बस्ती की ओर चल रहा था। वॉच टावर गार्ड पोस्ट पर तैनात विधर्मी संतरियों ने तुरंत दूर से अकेले आ रहे व्यक्ति को देखा। उनकी चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा और वे घबराकर अंदर की सेनाओं को आने वाले घुसपैठिए के बारे में अलर्ट भेजने लगे। पूरी बस्ती तुरंत हाई अलर्ट मोड में आ गई। योद्धा विभिन्न तंबुओं से निकलकर तेजी से मुख्य द्वार की ओर एकत्रित होने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिक से अधिक सशस्त्र लड़ाके आने लगे, अपने हाथों में हथियार लेकर चंद्रमा का सामना करने के लिए एक डराने वाली भीड़ में इकट्ठा होने लगे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चंद्रमा अपने सामने विकसित हो रहे दृश्य को देखकर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये केवल उसके रास्ते में खड़े दुश्मन नहीं थे, बल्कि हासिल की जाने वाली जिंदगियां भी थीं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। इसके विपरीत, जब वह कुछ हफ्ते पहले पहली बार इस छिपे हुए क्षेत्र में आया था, चंद्रमा अब पहले जैसा संघर्षशील जागृतिकर्ता नहीं था। वह अधिकतम स्तर 25 तक पहुंच गया था। उसके पास कई शक्तिशाली महाकाव्य रैंक कौशल थे और उसने एकल युद्ध में 2 एस रैंक जानवरों को सफलतापूर्वक मार डाला था। वह अब शक्तिशाली कौशल वाला अनुभवहीन सेनानी नहीं था। चंद्रमा अब एक बिल्कुल अलग खतरा था।
जैसे ही चंद्रमा ने अपनी धीमी गति जारी रखी, विधर्मियों की शत्रुतापूर्ण भीड़ जो उस पर धमकियां और अपमान कर रही थी, अचानक विभाजित होने वाले समुद्र की तरह विभाजित होने लगी, क्योंकि उनका नेता अंततः उनके रैंकों के भीतर से उभरा। विधर्मी मुखिया आगे बढ़ा। एक लंबा भाला अभी भी ताजा खून से भीगा हुआ दिखाई दे रहा था, जो उसके हाथ में मजबूती से जकड़ा हुआ था, संभवतः सफेद हंस का खून। नेता अब वह अहंकारी, उपेक्षापूर्ण मुस्कान नहीं रखते जो मून ने उनकी पहली संक्षिप्त मुठभेड़ के दौरान देखी थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक सतर्क भ्रांति गहराई से अंकित थी। उसकी आंखें सावधानी के साथ चंद्रमा का मूल्यांकन कर रही थीं। कम से कम वह अब इतना मूर्ख नहीं है कि मुझे कमतरा के। उसे इस द्वीप पर हाल ही में घटी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई होगी या जानकारी प्राप्त हुई होगी। विधर्मी मुखिया की निगाहों को केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखकर मून ने तुरंत समझ लिया कि दुश्मन नेता के पकड़ने और अपने लोगों को चेतावनी देने से पहले उसे निर्णायक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। चीफ स्पष्ट रूप से सेलीन की खोज कर रहे थे, यह पहचानते हुए कि मून के अकेले यात्रा करने की संभावना नहीं थी। चंद्रमा का मन उसके शरीर के चारों ओर स्पष्ट रूप से चमकने लगा। उसके कर्मचारियों की नोक के ऊपर एक छोटा सा संकेंद्रित आग का गोला बना, जो मंडरा रहा था और धीरे धीरे घूम रहा था। कुछ ही सेकंड में आग का गोला तेजी से बढ़कर एक बास्केटबॉल के आकार का हो गया। फिर चंद्रमा द्वारा इसे अतिरिक्त ऊर्जा देना बंद करने से पहले 5 गुना बड़ा होता गया। विशाल आग के गोले से निकलने वाली तीव्र गर्मी अब चंद्रमा के लिए व्यक्तिगत रूप से दमनकारी या असुविधाजनक नहीं थी, उन्नत एलिमेंटल बॉडी से उसका 2 गुना मौलिक प्रतिरोध मदद कर रहा था। चंद्रमा के कर्मचारियों के ऊपर मंडराते विशाल आग के गोले को देखकर विधर्मी प्रमुख की आंखें चिंता से फैल गईं और उन्होंने तुरंत अपनी मूल भाषा में तत्काल आदेश चिल्लाना शुरू कर दिया। फैल जाओ, एक दूसरे से दूर हो जाओ, एक साथ समूह न बनाएं। चंद्रमा को समझ नहीं आया कि मुखिया क्या कह रहा है, नहीं उसे इसकी कोई परवाह थी। एक मरे हुए आदमी के शब्दों का जीवित आदमी की दुनिया में कोई महत्व नहीं था। मून ने बिना किसी हिचकिचाहट के जादू जारी कर दिया, विशाल आग के गोले को खचाखच भरे समूह की ओर आगे बढ़ाया जो गेट पर बिखरने लगा। इतनी गंभीर रूप से कम दूरी पर आग का गोला लगभग तुरंत आ गया, जिससे कई धीमी प्रतिक्रिया करने वाले विधर्मियों को अपने प्रमुख की चेतावनी के बावजूद प्रभाव क्षेत्र से बचने का कोई मौका नहीं मिला। बूम! एक घातक विस्फोट में केंद्रित आग पूरे क्षेत्र में हिंसक रूप से भड़क उठी। विस्फोट के दायरे में सीधे पकड़े गए उन विधर्मी योद्धाओं को तुरंत भस्म कर दिया गया। उनके शरीर इतनी गर्म आग की लपटों में जल गए कि कुछ ही सेकंड में मांस राख में तब्दील हो गया। आपने लेवल 25 के विधर्मी को मार डाला है। विस्फोट बिंदु के 5 मीटर के भीतर तैनात योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके कपड़ों में आग लग गई और जलने की स्थिति के प्रभाव के कारण त्वचा पर छाले पड़ गए, जिससे अगले 5 सेकंड में लगातार क्षति हुई। उन 5 दर्दनाक सेकंडों के भीतर घायल योद्धा गिर गए और भयानक आग से मर गए, जिसने उनके शरीर को भस्म कर दिया। उनकी चीखें अचानक बंद हो गईं क्योंकि उनके शरीर से जीवन निकल गया। अपने आगमन के कुछ ही सेकंड के भीतर मून ने पहले ही बस्ती को तत्काल अराजकता में डाल दिया था, क्योंकि जीवित बचे लोगों ने लकड़ी के ढांचे और आपूर्ति को नष्ट करने वाली आग की फैलती लपटों को रोकने का प्रयास किया था। चंद्रमा को अपने सीने में संतुष्टि फैलती हुई महसूस हुई जब उसने विधर्मी प्रमुख को क्रोध और हताशा में फुफकारते हुए देखा। अपने शेष योद्धाओं को अपने समूह को बनाए रखने के बजाय चंद्रमा की स्थिति के आसपास इकट्ठा होने का आदेश दिया। चंद्रमा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसके शत्रुओं की चीखें बढ़िया शराब की तरह पुरानी हो गईं। अध्याय 178 द ब्लैक रेवेन। अध्याय 178 ब्लैक रेवेन ग्रैटिस भी इसी तरह व्यथित स्थिति में था, बमुश्किल होश में था और अपने प्रयास की मांग करने वाले गर्व के बावजूद अपना वजन उठाने में असमर्थ था। जीवित बचे 2 अन्य सावी योद्धाओं की हालत में थोड़ी बेहतर स्थिति थी, लेकिन फिर भी वे गंभीर रूप से घायल थे, बुरी तरह लंगड़ा रहे थे और बिना सहारे के मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। दौड़ना तो दूर की बात है। सेलीन का दिमाग दौड़ गया। युद्ध की गति से चलते हुए वह सभी 4 घायल कैदियों को एक साथ नहीं ले जा सकी।
इससे पहले कि वह कोई समाधान ढूंढ पाती, आपदा आ गई। एक छोटा बच्चा, शायद 6 या 7 साल का, पास के तंबू से निकला, शायद शोर से परेशान होकर। बच्चे की मासूम निगाहें 3 क्षतविक्षत शवों और फैले खून के तालाबों पर पड़ी। आहे। अपनी आंखों के सामने खूनी दृश्य देखकर बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। भेदी चीख ने मुख्य द्वार से आने वाले विस्फोटक युद्ध के शोर को भी पार कर दिया, जिसने तुरंत दूर के विधर्मी योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। बच्चे को तुरंत तंबू के अंदर किसी ने पकड़ लिया, जिसने स्पष्ट रूप से यह महसूस करने के बाद कि वह बाहर निकल रहा था, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में बहुत देर हो चुकी थी। कई लड़ाके जो मून की लड़ाई की परिधि में लगे हुए थे, अचानक मुड़े और सेलीन को निष्पादन क्षेत्र से कैदियों को निकालने का प्रयास करते देखा। बकवास, सेलीन ने जोर से शाप दिया क्योंकि उसने तुरंत ही विकट स्थिति को पहचान लिया। उसने यारा को प्रिंसेस कैरी में अपनी बाहों में उठा लिया और साथ ही ग्रैटिस को गुल्लक की स्थिति में अपनी पीठ पर खींच लिया। हालांकि सेलीन अपनी जागृति स्थिति से मजबूत थी, लेकिन 2 घायल वयस्कों के बोझ के कारण वह अपनी अधिकतम युद्ध गति से बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकती थी। आखिरकार वह एक जादूगरनी थी। उसकी ताकत के आंकड़े केवल उन तक ही सीमित थे जो उसे केवल समतल करने से प्राप्त हुए थे। उसने अपनी अधिकांश मुफ्त विशेषताओं को अपनी बुद्धिमत्ता में निवेश किया, और इसका मतलब था कि वह शारीरिक रूप से अन्य 2 बमुश्किल चलने फिरने वाले सावी योद्धाओं की मदद नहीं कर सकती थी, जो उसके पीछे बुरी तरह से लंगड़ा रहे थे, खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सेलीन ने आपातकालीन संकेत भेजते हुए तेजी से सीटी बजाई। सफेद घोड़ा अपने साथी के दोस्त की तत्काल पुकार सुनकर तुरंत विस्फोटक शक्ति के साथ लकड़ी की बाड़ पर चढ़ गया और सेलेने की स्थिति की ओर पूरी गति से दौड़ना शुरू कर दिया। उनके पीछे क्रोधित विधर्मियों की चीखें तेजी से बढ़ती जा रही थीं क्योंकि योद्धा भागते हुए कैदियों का पीछा करने के लिए मुख्य द्वार से अलग हो गए थे। उन्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश में हवा में छेद करते हुए भाले उनकी ओर उड़ने लगे। सरपट दौड़ते घोड़े की ओर दौड़ते समय सेलीन सबसे चकमा खा गई। कई कोनों से दबाव डालने वाले दर्जनों शत्रुतापूर्ण विधर्मियों द्वारा आक्रामक रूप से घिरे होने के बावजूद चंद्रमा बाहरी रूप से शांत और संयमित रहा। उसने बस्ती के अंदरूनी हिस्से से अचानक मची हलचल को देखा। सेलीन को पकड़ लिया गया है। हंगामे के पीछे का कारण समझकर मून ने तुरंत सोचा, मुझे युद्ध की गति को नाटकीय रूप से बढ़ाने और अधिक ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। उन्हें विशेष रूप से मुझ पर केंद्रित रखें ताकि सेलीन के पास यारा और अन्य लोगों के साथ भागने के लिए अधिकतम समय हो। चंद्रमा के कर्मचारियों के ऊपर एक विशाल आग का गोला बनना और घूमना शुरू हो गया, लेकिन इस बार उसने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। प्रभाव के क्षेत्र को अधिकतम करने और एक साथ सबसे बड़ी संख्या में लोगों और संरचनाओं को धमकाने के लिए मून ने अधिक शक्तिशाली इग्नाइट क्षमता के बजाय जानबूझकर अपने बुनियादी मौलिक आक्रमण कौशल का उपयोग किया। हालांकि मूल क्षति आउटपुट काफी कम हो जाएगा क्योंकि एलिमेंटल अटैक एक बहुत ही कमजोर कौशल था। चंद्रमा को एक बहुत बड़ा आग का गोला बनाने में सक्षम होने का लाभ मिला क्योंकि वह ऊर्जा को उतनी तीव्रता से संपीड़ित और केंद्रित नहीं कर रहा था। ज्वाला का बढ़ता हुआ गोला तेजी से एक छोटे पत्थर के आकार तक फैल गया, जो देखने में डराने वाला था और अन्य सभी के लिए कम खतरे के बावजूद विशाल क्षेत्र को कवर कर रहा था। मून ने बड़ी संख्या में हेरेटिक योद्धाओं की ओर सीधे बड़े पैमाने पर हमला किया, जिन्होंने सेलीन का पीछा करने के लिए भागना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें उसके और बाकी लोगों के पीछे आसानी से भागने से रोका जा सके। विधर्मी प्रमुख ने अपनी मूल भाषा में तत्काल आदेश दिए और हर उपलब्ध योद्धा ने तुरंत जादू को प्रभाव डालने से पहले किसी भी तरह से रोकने या अस्थिर करने के प्रयास में आग के गोले पर अपने हथियार फेंकना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से फेंके गए भाले, तीर और विभिन्न अन्य प्रक्षेपियों की संकेंद्रित बौछार वास्तव में आग के गोले को उसके इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही बाधित करने और समय से पहले विस्फोट करने में कामयाब रही। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चंद्रमा एक सेकंड के लिए ठंडे ढंग से मुस्कुराया। उनके हताश प्रयास के दौरान उनके कर्मचारियों के ऊपर पहले से ही बड़ा आग का गोला बन चुका था। बुरा नहीं, अब इसे रोकने का प्रयास करें। उसने दूसरा आग का गोला लॉन्च किया,
जो एक बार फिर पीछे हट रहे विधर्मी योद्धाओं और उनके आसपास की बस्ती की कमजोर लकड़ी की संरचनाओं की ओर बढ़ा। ज्वाला का विशाल गोला अविश्वसनीय गति के साथ हवा में प्रवाहित हुआ और इस बार उसके रास्ते में फेंके जा रहे कुछ हथियारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही आग का गोला अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने और विनाशकारी क्षति पहुंचाने से महज कुछ मीटर दूर था, अचानक शुद्ध काली छाया की चमक अविश्वसनीय गति के साथ हवा में आई, जिसने अंतिम संभावित क्षण में हमले को रोक दिया। बूम! विशाल काले पंख सीधे चंद्रमा की सिकुड़ती आंखों के सामने प्रकट हो गए। विशाल उपांग शारीरिक रूप से आग के गोले से टकरा रहे थे और उसे बलपूर्वक नष्ट कर रहे थे। यह टक्कर बिना लागत के नहीं थी, क्योंकि लचीलेपन के बावजूद पंखों की सतह पर जलने के निशान और झुलसे हुए पंख दिखाई दे रहे थे। स्क्रीच! पूरी बस्ती में एक अत्यंत गगनभेदी पक्षी की चीख गूंज उठी। यह आवाज इतनी मर्मज्ञ और अप्राकृतिक थी कि चंद्रमा को भी अपने कानों में हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई। जैसे ही उसने अपने सामने जानवर को पहचाना तो उसकी भौहें तन गईं। विधर्मियों को स्वयं अपने संरक्षक प्राणी के जबरदस्त ध्वनि हमले के खिलाफ अपने कानों को शारीरिक रूप से ढालने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही फैलती लपटें और धुआं साफ हुआ, प्राणी का पूरा रूप दिखाई देने लगा। चंद्रमा और विधर्मी ताकतों के बीच एक विशाल काला कौआ खड़ा था, जो पूरी तरह से विस्तारित होने पर आसानी से सफेद हंस की प्रभावशाली 5 मीटर की ऊंचाई से मेल खा रहा था। इसके काले पंख अंधेरी रात की तरह थे, एक सपाट गहरा काला रंग जो विस्तार को मिटा देता था और इसके चारों ओर सब कुछ फीका कर देता था। इसकी बुद्धिमान लाल आंखें स्पष्ट शत्रुता के साथ सीधे चंद्रमा पर टिकी हैं। संरक्षक जानवर युद्ध के मैदान में प्रवेश कर चुका था। चंद्रमा की अभिव्यक्ति में सावधानी झलक रही थी। उसने युद्ध के मैदान के चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखें उसके चारों ओर की हर चीज का सर्वेक्षण कर रही थीं। वह काले कौवे को देखकर आश्चर्यचकित था, उसकी शक्ल के कारण नहीं, बल्कि सफेद हंस को मारने के बावजूद उसे लगी चोटों की कमी के कारण। यारा के शब्दों और वर्षों तक युद्ध न होने से चंद्रमा को यह साबित हो गया था कि दोनों जानवरों को एक समान रैंक पर होना चाहिए था। फिर भी किसी तरह ब्लैक रेवेन घायल नहीं हुआ, कम से कम गंभीर रूप से नहीं, जबकि व्हाइट स्वान मर गया था। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 179 सेलिन का बचाव। अध्याय 179 सेलेन का बचाव। ब्लैक रेवेन ने अपने विशाल पंख पूरे डराने वाले विस्तार में फैलाए, युद्ध के मैदान में एक विशाल छाया डाली जिसने चंद्रमा को निगल लिया। जैसे ही वह संलग्न होने के लिए तैयार हुआ, उसकी चोंच से और अधिक डरावनी चीखें निकलने लगीं। अभिभावक जानवर के पीछे विधर्मी मुखिया की अभिव्यक्ति चिंता से विजय में बदल गई। उनके एस रैंक रक्षक के अब सक्रिय होने से स्थिति उनके पक्ष में बदल गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनका संरक्षक जानवर इतनी जल्दी लड़ाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। बिल्कुल सही समय, मून ने चुपचाप कहा, पहले से ही अपने सबसे मजबूत कौशल में से एक इग्नाइट का प्रयोग शुरू कर दिया है। मैं सोच रहा था कि आखिर तुम कब अपने आप को दिखाओगे। पड़ोसी मिराज पूरी सरपट दौड़ते हुए अराजकता को पार कर गया। उसके शक्तिशाली पैर फर्श पर प्रभावशाली ताकत से प्रहार कर रहे थे, जिससे वह पागल गति से आगे बढ़ रहा था। उसकी पंख जैसी पूंछ अविश्वसनीय गति से इधर-उधर घूमती हुई एक विधर्मी योद्धा तक पहुंची, जिसने सेलिन को उसके अंधे स्थान से लगभग मार ही डाला था। वाह! पूंछ ने योद्धा को कई मीटर पीछे की ओर उड़ा दिया। उसका शरीर तंबू के समर्थन वाले खंभे से टकराने से पहले हवा में उछल गया। धन्यवाद, सेलिन ने कृतज्ञतापूर्वक हांफते हुए तुरंत बेहोश यारा और गंभीर रूप से घायल ग्रेटिस को मिराज की चौड़ी पीठ पर रख दिया। शेष 2 सावी योद्धा कई कदम पीछे लंगड़ाते हुए चल रहे थे, एक दूसरे के वजन को सहारा देने में मदद कर रहे थे, क्योंकि वे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
उनके शरीर से कई तीर निकले जो उनके कंधों, पैरों और धड़ में धंसे हुए थे, लेकिन दृढ़ संकल्प के कारण वे पीड़ादायक दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहे। सेलीन तेजी से आ रही विधर्मी पीछा करने वाली शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गई, जो पहले से ही अपने मन को उसके मंत्रों को बाहर निकालने के लिए चुनौती दे रही थी। उसने तेजी से दबाव वाले पानी के जेट, पृथ्वी स्पाइक विस्फोट, हवा के ब्लेड काटने और विस्फोटक आग विस्फोटों को सीधे आने वाले योद्धाओं की ओर भेजने के क्रमिक मंत्रों को संजोया। हताश बैराज ने पीछा करने की गति को काफी धीमा कर दिया, कई विधर्मियों को घायल कर दिया और दूसरों को अधिकतम गति बनाए रखने के बजाय चकमा देने के लिए मजबूर किया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि यारा और ग्रैटिस मिराज की पीठ पर सुरक्षित हैं, सेलीन संघर्षरत योद्धाओं की मदद करने के लिए आगे आई। उनमें से एक मुश्किल से अपनी पकड़ बनाए रख पा रहा था। उसके खून से लथपथ हाथ उसकी चोटों और जगह की कमी के कारण मिराज के अयाल को ठीक से पकड़ने में असमर्थ थे। इस विकट समस्या को देखकर सेलीन ने दांत पीसते हुए तत्काल निर्णय लिया। उसने असफल योद्धा को पिग्गी बैक कैरी के लिए अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए तत्काल इशारा किया। शुक्र है, भाषा की बाधा के बावजूद सिग्नल काम करने में सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अनुपालन किया। जाओ। मृगतृष्णा जैसे ही वे अधिकतम स्थायी गति से दौड़ने लगे, सेलीन ने आदेश दिया। सेलीन को पहुंच के भीतर रखते हुए मिराज ने तुरंत उड़ान भरी। वह जानता था कि सेलीन उसके सवार की साथी थी और जब उसके सवार ने उसे सौंपा था तो वह उसे चोट नहीं पहुंचाने देगा। जैसे जैसे पीछा तेज होता गया, उनके पीछे क्रोधित विधर्मियों की चीखें तेज होती गईं। हवा में तीर सीटी बजाने लगे, कई तीर खतरनाक तरीके से सेलीन के दौड़ते पैरों के करीब जमीन में धंस गए। दौड़ते समय सेलीन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने एक साथ आग और पानी के मंत्र बनाए, जानबूझकर उन्हें एक टकराव में एक साथ मिलाया, जिससे अस्पष्ट भाप और धुंध के बादल उत्पन्न हुए। मोटी भाप तेजी से उनके भागने के मार्ग में फैल गई, जिससे पीछा करने वाले योद्धाओं की दृश्य ट्रैकिंग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। मैं उन्हें नहीं देख सकता। वे कहाँ गए? कृत्रिम कोहरे में भ्रमित विधर्मी आवाजें गूंज उठीं। सेलीन ने अपनी कास्टिंग नहीं रोकी। अभी भी दौड़ते समय उसने पीछा करने वालों के रास्ते में सीधे जमीन से उभरने वाली कई तेज पृथ्वी स्पाइक्स को देखा, जिससे खतरनाक बाधाएं पैदा हुईं, जिसने विधर्मियों को नाटकीय रूप से धीमा करने या खुद को सूली पर चढ़ाने का जोखिम उठाने के लिए मजबूर किया। कुछ विधर्मी जो निकटतम थे वे कांटों की चपेट में आ गए, दृष्टि की कमी के कारण खुद को घायल कर लिया। धुंध के बीच और भी तीर अंधाधुंध उड़ते रहे। एक तीर सेलेने के कंधे पर दर्द से चुभता रहा और खून खींचता रहा, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र गायब रहा। चलते रहो, रुको मत, सेलीन ने मिराज को चिल्लाया, जो थोड़ा करीब सरपट दौड़ रहा था। विधर्मी योद्धा अथक थे, उनकी क्रोधित चीखों से पता चलता था कि वे उसकी देरी की रणनीति के बावजूद फिर से दूरी तय कर रहे थे। सेलीन का मैना भंडार धीरे धीरे कम हो रहा था, उसके चेहरे पर मामूली घावों के खून के साथ पसीना आ रहा था। हम लगभग स्पष्ट हैं, बस थोड़ा और आगे। एक तीर सावी योद्धा की पीठ पर लगा, जो उसके पहले से ही घायल पैर में जा लगा। जैसे ही सेलीन के कंधों पर उसकी पकड़ मजबूत हुई, वह दर्द से कराह उठा। सावा काक्स, वह धीरे से फुसफुसाया। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन रुकिए, सेलीन ने उसे जमकर काटा। उनके बीच अधिक दूरी बनाने के लिए सेलीन ने उस तकनीक को आजमाने का फैसला किया जिस पर वह पिछले कुछ दिनों से काम कर रही थी। उसके शरीर के अंदर मन ने हवा बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में उनके पीछे एक विशाल वायु अवरोधक दिखाई दिया। बैरियर तीरों को रोकने, हमलावरों को रोकने या बचाव के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन इसे जंपिंग पैड के रूप में बनाया गया था, ताकि उन्हें विस्फोटक शक्ति के साथ आगे बढ़ाया जा सके, जो ऊर्ध्वाधर के बजाय क्षैतिज रूप से जंपिंग पैड को टक्कर देता था। वाह! हवा के झोंके ने सेलीन और उसके यात्री को तीर की तरह आगे बढ़ाया, कुछ सेकंड में कुछ दसियों मीटर की दूरी तय की और पीछा करने से महत्वपूर्ण अलगाव हासिल किया। उसने अपने पैरों को जमीन पर जोर से मारा, बल के कारण बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ी रह सकी। जाओ दौड़ो, सेलीन मिराज पर चिल्लाई, जिसने तुरंत यारा,
ग्रैटिस और अन्य योद्धा को अपनी पीठ पर बैठाकर अधिकतम गति से जंगल में उड़ान भरी। विधर्मी तेजी से विभिन्न जालों और बाधाओं से पीछे छूट रहे थे, जो उन्हें घायल करते रहे और देरी करते रहे। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, दूर से आने वाले तीर धीरे धीरे कम होने लगे। ये कुछ तीर जो उड़े भी थे, उन्हें घने जंगल की छतरी ने रोक दिया था, जो उन्हें प्राकृतिक आवरण प्रदान करता था। 200 मीटर की बेतहाशा दौड़ के बाद आखिरकार पीछा करने की आवाजें उनके पीछे पूरी तरह से फीकी पड़ने लगीं। एक अकेला मनुष्य अपने शत्रुओं की उपस्थिति के बीच निडरता से खड़ा था। हर तरफ से शत्रुतापूर्ण ताकतों से पूरी तरह घिरे होने के बावजूद उनके चेहरे पर डर का कोई संकेत नहीं दिखा। उसके कपड़े और त्वचा खून से लथपथ थे, फिर भी उनमें से कुछ भी उसका अपना नहीं था। चंद्रमा के सामने विशाल ब्लैक रेवेन खड़ा था, जिसने उसे पिछले कई तीव्र मिनटों में काफी कठिनाई का कारण बना दिया था। संरक्षक जानवर की असाधारण शक्ति और उसकी उड़ने की क्षमता ने इसे प्रभावी ढंग से कुचलने और क्षति पहुंचाने के लिए एक कष्टप्रद प्रतिद्वंद्वी बना दिया। अध्याय 180 विधर्मियों से घिरा हुआ। अध्याय 180 विधर्मियों से घिरा हुआ। जिस चीज ने प्राणी को उसकी गतिशीलता से परे खतरनाक बना दिया, वह उस तत्व के प्रति उसकी आत्मीयता थी जिसने पहली बार प्रदर्शित होने पर चंद्रमा को आश्चर्यचकित कर दिया था। एक मध्यस्तरीय तत्व ध्वनि। ब्लैक रेवेन की चीखें बेहद शक्तिशाली ध्वनि हमले थीं, जो इतनी विनाशकारी थीं कि चंद्रमा के कान लगातार हमलों से खून बहने के कगार पर थे। तरंगरूप के हमले ऐसे थे जैसे उसके कानों के पर्दों में बार बार लाल गर्म सुइयां चुभाई जा रही थीं, जबकि उसकी खोपड़ी ऐसी आवृत्तियों पर कंपन कर रही थी जो एकाग्रता और संतुलन को बाधित कर रही थी। इस कष्टदायक नुकसान के बावजूद चंद्रमा ने दर्जनों विधर्मी योद्धाओं को मार डाला था, जिन्होंने अपनी लड़ाई के दौरान मूर्खतापूर्ण तरीके से उस पर हमला करने का प्रयास किया था। उनकी लाशें अब विभिन्न राज्यों में युद्ध के मैदान में बिखर गईं। अब तक ब्लैक रेवेन अधिकतम दूरी से सावधानी पूर्वक अपनी भूमिका निभा रहा था, अपनी ध्वनि शक्तियों को प्रत्यक्ष नजदीकी लड़ाई में शामिल होने के बजाय दूरवर्ती समर्थन के रूप में नियोजित कर रहा था, जहां चंद्रमा फुर्तीले प्राणियों पर हावी होगा। मून पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि संरक्षक जानवर स्वाभाविक रूप से इतना बुद्धिमान था कि वह पहचान सके कि वह अभी तक अपनी पूरी युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर रहा था, या क्या वह व्हाइट स्वान के खिलाफ अपनी लड़ाई से बस थक गया था और घायल हो गया था, और आक्रामक कार्रवाई का जोखिम उठाने से पहले उसे अभी भी पुनर्प्राप्ति समय की आवश्यकता थी। किसी भी तरह से प्राणी का सतर्क दृष्टिकोण एक अच्छे निर्णय का प्रतिनिधित्व करता था। अन्यथा चंद्रमा ने पहले ही उड़ने वाले जानवर को नजदीक से बिजली के पक्षाघात से स्तब्ध कर दिया होता, फिर उसे खत्म कर दिया होता या गंभीर अपंग चोटें पहुंचाई होती जब तक कि वह अंततः मर नहीं जाता। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चूंकि ब्लैक रेवेन ने सुरक्षित दूरी से अपनी सहायक भूमिका बनाए रखने पर जोर दिया था, इसलिए चंद्रमा ने अपनी सुनवाई को लगातार होने वाली क्षति को सहन करने का फैसला किया था और पहले बिखरी हुई विधर्मी जमीनी ताकतों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया था। शेष योद्धा युद्ध शुरू होने की तुलना में काफी अधिक सावधान और अनुशासित थे। उन्होंने अपने साथियों को चंद्रमा के हाथों मरते हुए देखकर सीखा था। अब उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे से अच्छी दूरी बनाए रखी कि चंद्रमा इग्नाइट जैसे एकल शक्तिशाली हमलों के साथ कई लक्ष्यों को कुशलता से खत्म नहीं कर सके। स्क्रीच। ब्लैक रेवेन ने एक और ध्वनि तरंग जारी की। ध्वनि में इतनी संकेंद्रित शक्ति थी कि हवा स्वयं स्पष्ट रूप से कंपन और विकृत हो गई। मून की बाईं आंख असहनीय दर्द के कारण अनैच्छिक रूप से फड़कने लगी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति टूटने और जोर से गुर्राने की आवाज आने की आशंका थी। उनके ऊंचे कद के बावजूद उनके कानों से खून बहने लगा। विधर्मी मुखिया बढ़ती हताशा और क्रोध के साथ देख रहा था। उनके सबसे मजबूत शेष योद्धाओं और उनके एस रैंक संरक्षक जानवर के सामने खड़ा अकेला घुसपैठिया उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली और लचीला साबित हो रहा था। उसने पूरे द्वीप में शक्तिशाली शीर्ष शिकारियों की रहस्यमयी मौतों के बारे में बिखरी हुई खबरें सुनी थीं, ऐसे जीव जिनसे उनके स्वयं के सबसे मजबूत शिकार दल भी उलझने से बचते थे। थोड़े समय में और सबूत इकट्ठा करने के बाद उन्हें संदेह हो गया कि यह घुसपैठिया समूह उन हत्याओं के लिए किसी तरह जिम्मेदार था।
लेकिन चीफ ने यह मान लिया था कि पूरे समूह ने बड़ी कठिनाई से उन जीतों को हासिल करने के लिए एक टीम के रूप में मिलकर काम किया था। फिर भी यह छोटा साधारण दिखने वाला मानव उनके सबसे मजबूत अनुभवी योद्धाओं और उनके एस रैंक संरक्षक जानवर के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसकी पीठ बिल्कुल सीधी थी और उसके चेहरे के भाव शांत थे, जैसे कि वह घिरे होने से परेशान नहीं था, जैसे कि वह मौत से नहीं डरता था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उस अटूट आत्मविश्वास ने सहज स्तर पर प्रमुख को बहुत परेशान किया। हताशा में उसने चंद्रमा को करीबी मुकाबले में शामिल करने के लिए योद्धाओं की एक के बाद एक लहरें भेजी, यह उम्मीद करते हुए कि बेहतर संख्या अंततः असाधारण कौशल पर भी भारी पड़ जाएगी। फिर भी उस रणनीति के परिणामस्वरूप साइलेंट रीपर के आसपास और अधिक लाशें जमा हो गईं। मून वहां एक लावक की तरह खड़ा था, जिसने भी अपने बचाव में क्षणिक लापरवाही दिखाई या उस पर सीधे हमला करने का साहस किया, उसे मार डाला। उनकी हरकतें कुशल थीं, उन्होंने उत्कर्ष या डराने धमकाने में अपनी कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं की। अपने लंबे जीवन में पहली बार विधर्मी मुखिया को अपने दिल में डर का एहसास हुआ। उसने उनके संरक्षक जानवर की ओर देखा, जिसने मानव रीपर की ओर केंद्रित ध्वनि आधारित हमले भेजते हुए अपने निरंतर डरावने हमलों को जारी रखा। हालांकि ध्वनि हमलों का सीधा निशाना विधर्मी ताकतों पर नहीं था, फिर भी जोखिम के कारण फैलाव उन्हें धीरे धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से घायल कर रहा था। उनके कुछ कमजोर युवा सदस्य पहले ही पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे, उनकी आंखें पीछे मुड़ गई थीं और उनके फटे हुए कानों से लगातार खून रिस रहा था। मुखिया ने अपनी मूल भाषा में आदेश चिल्लाते हुए एक आदेशात्मक निर्णय लिया, अपने हथियार तैयार रखें। शेष योद्धाओं ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, धनुष भाला उठाया और तैयार गोलीबारी की स्थिति में भाले फेंके। सावधानीपूर्वक निशाना साधो। दर्जनों प्रक्षेप्य हथियार कई अभिसरण कोनों से चंद्रमा की स्थिर स्थिति पर बंद हैं। सब कुछ आग लगाओ। हवा में चार्ज करते हुए दसियों घातक प्रक्षेप्य एक साथ चंद्रमा की ओर उड़े। भाले, तीर, भाले, ये सभी चंद्रमा को सूली पर चढ़ाने या कम से कम इतना गंभीर रूप से घायल करने की आशा रखते हैं कि एक शोषण योग्य उद्घाटन हो सके। चंद्रमा की छड़ी ने एक शक्तिशाली बल के साथ जमीन पर प्रहार किया, जिसकी आवाज आसपास के क्षेत्र में गूंज उठी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। तुरंत उसके शरीर के चारों ओर 1 मीटर की त्रिज्या वाला एक पृथ्वी का गुंबद फट गया, जिससे संपीड़ित पत्थर का एक पूरा गोलाकार खोल बन गया, जिसने वस्तुतः हर दिशा से आने वाले हमलों को एक साथ रोक दिया। वाह वाह वाह, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हथियार सुरक्षात्मक बाधा की बाहरी सतह में हानिरहित रूप से एम्बेडेड होते हैं, क्षति पूरी तरह से घने पृथ्वी गुंबद द्वारा अवशोषित हो जाती है। अस्थायी अभयारण्य के अंदर मून ने अपनी सांस लेने और स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए थोड़ी राहत ली। ब्लैक रेवेन करीबी लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा। जमीनी ताकतें इतनी फैली हुई हैं कि उन्हें तुरंत खत्म नहीं किया जा सकता, और सेलीन को अब तक कैदियों को सफलतापूर्वक निकाल लेना चाहिए था। उसे कुछ ही मिनटों में यहां पहुंच जाना चाहिए था, जब तक कि इस प्रक्रिया में कुछ बुरा न हुआ हो। मून की आंखें थोड़ी देर के लिए कठोर हो गईं। वह सेलीन के आने और उसे बचाने के इंतजार में एक लड़की की तरह इंतजार नहीं करने वाला था। रक्षात्मक खेलना बंद करने और इसे निर्णायक रूप से समाप्त करने का समय आ गया है। उसने बड़ी मात्रा में मैना का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो कि इस युद्ध में पिछली किसी भी तकनीक के मुकाबले कहीं अधिक थी। सुरक्षात्मक पृथ्वी गुंबद के खिलाफ हथियार बैराज की स्पष्ट विफलता को देखकर हेरिटिक चीफ की आंखें अचानक एक विचार के रूप में चमक उठीं, जो उनके दिमाग में एक सुनहरा अवसर था। वे आगे बढ़ सकते थे और अंततः अंदर फंसे परेशान करने वाले मानव को हरा सकते थे। सीधे गुंबद पर चार्ज करें। वह पूरी तरह से घिरा हुआ और असुरक्षित है, प्रमुख अपनी मूल भाषा में चिल्लाया। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में सभी को प्रभावित कर रही थी। अध्याय 181 रीपर का निर्णय। अध्याय 181 रीपर का निर्णय। घुसपैठिए को अभी मार डालो। उसने विजयी भाव में अपना खून से सना हुआ भाला हवा में फेंका, जिसने उसके आसपास के सभी लोगों को आक्रामक कार्रवाई के लिए उत्साहित और प्रेरित किया।
दर्जनों शेष विधर्मी योद्धा स्थिर गुंबद की ओर तेजी से बढ़े। उनके दिल अपने कई साथियों की हत्या के लिए जिम्मेदार मानव के प्रति जलती हुई नफरत से भर गए। उनके मन में क्रोध और हताशा के बादल छाए हुए थे। लंबी लड़ाई आखिरकार अपने अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंच रही थी। विदेशी मानव मूर्खतापूर्वक अपने ही रक्षात्मक अवरोध के अंदर फंस गया था। उन पर हमला करने में पूरी तरह से असमर्थ था, क्योंकि उन्होंने घातक हमले के लिए दूरी बंद कर दी थी। उसने उन्हें सीमा लाभ को खत्म करने और विनाशकारी निकटता से हमला करने के लिए पर्याप्त समय देने की घातक गलती की थी। कुछ ही सेकंड के भीतर विधर्मी योद्धा पहले से ही हर सुलभ कोण से पृथ्वी के गुंबद को पूरी तरह से घेर चुके थे। उनके विभिन्न हथियार एक समूह लय में संपीड़ित पत्थर की बाधा के खिलाफ बार बार हमला कर रहे थे, धीरे धीरे इसे तोड़ रहे थे। बजना बजना दरार। जैसे ही उन्होंने बढ़ते उत्साह के साथ 1, 2, 3 बार हमला किया, हमलावर एक महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान देने में असफल रहे। उन्होंने गुंबद की सतह में जो खुलेपन और दरारें बनाना शुरू कर दिया था, वे धीरे धीरे विस्तार कर रहे थे और स्पष्ट रूप से अप्राकृतिक तरीकों से फैल रहे थे। बेवकूफ चंद्रमा ने अपने सुरक्षात्मक अभयारण्य के अंदर से ठंडी मुस्कान दी। तुमने तो अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। जबकि विधर्मी बाहर से उसके अवरोध पर बेतहाशा हमला कर रहे थे, चंद्रमा अपनी 2 सबसे शक्तिशाली आक्रामक तकनीकों को एक साथ चार्ज कर रहा था। भारी मात्रा में मन को 2 मंत्रों में प्रसारित कर रहा था। दोनों हमलों ने मिलकर उसके कुल मैना भंडार का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था, जिससे वह खतरनाक स्तर तक चला गया था। लेकिन अगर हड़ताल योजना के अनुसार सफल रही तो निवेश लागत के लायक साबित होगा। चंद्रमा के बाएं हाथ में केंद्रित बिजली तेजी से कड़कती और चमकती थी। बिजली बमुश्किल उसके सचेत नियंत्रण से नियंत्रित होती थी। इसके साथ ही उनका सबसे शक्तिशाली इग्नाइट निर्माण उनके कर्मचारियों के ऊपर मंडरा रहा था और घूम रहा था। संपीड़ित लौ का एक गोला इतना तीव्र था कि यह विरूपण के साथ अपने चारों ओर हवा को विकृत कर रहा था। इस विस्तारित लड़ाई के दौरान इग्नाइट के निरंतर बार बार उपयोग के कारण चंद्रमा को महसूस हुआ कि अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से उसके कर्मचारियों का स्थायित्व धीरे धीरे खराब हो रहा है। वह समझ गया था कि उसे जल्द ही एक काफी मजबूत हथियार हासिल करने या कमीशन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह मौजूदा उपकरण एपिक स्तरीय मंत्रों के निरंतर उपयोग के तहत अधिक समय तक जीवित नहीं रहने वाला था। चटकना चटकना। चंद्रमा ने बिल्कुल सही समय के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसकी आंखें बंद हो गईं, क्योंकि उसने किसी भी दृश्य या स्पर्श इनपुट के बजाय पूरी तरह से सुनने की भावना पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे उसकी सुनने की क्षमता नाटकीय रूप से उच्च स्तर तक बढ़ गई, उसकी अन्य इंद्रियां पूरी तरह से सुस्त हो गईं। अपने गहन फोकस के माध्यम से चंद्रमा अंततः अपने अवरोध के विरुद्ध हमला करने वाले हथियारों की विशिष्ट हमले की लय को समझने में कामयाब रहा। विधर्मी एक साथ हमला करके रक्षात्मक गुंबद को तेजी से तोड़ने की उम्मीद में समकालिक तरंगों में एक साथ हमला कर रहे थे। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि आक्रमण का यही तरीका बहुत जल्द उनके पतन का कारण बनेगा। अचानक चंद्रमा की आंखें खुल गईं और उसने उस सटीक क्षण को पहचान लिया जिसका वह धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। उसके चारों ओर पृथ्वी का गुंबद सभी तरफ से एक साथ पूरी तरह से ढह गया, दुश्मन की क्षति के बजाय जानबूझकर चंद्रमा के कारण, जिससे उसका शरीर दर्जनों हैरान विधर्मी योद्धाओं से घिरा हुआ केंद्र में शांति से खड़ा दिखाई दिया, जिनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अपने अगले हमले की तैयारी के लिए उनके हथियार पहले से ही ऊंचे उठाए गए थे, एक ऐसा हमला जो निश्चित रूप से अपने इच्छित लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। BZZZZT। चंद्रमा ने बिना किसी हिचकिचाहट या दया के अपनी पूरी तरह से चार्ज की गई बिजली का हमला शुरू कर दिया। केंद्रित हमला एक साथ सभी दिशाओं में बाहर की ओर हुआ, जिससे उसकी स्थिति के 5 मीटर के भीतर खड़े हर एक व्यक्ति पर हमला हुआ। बिजली भयानक गति से उनके शरीरों के बीच फैल गई और उछलने लगी। उनके धातु के हथियार सही कंडक्टर के रूप में काम कर रहे थे, जिससे उनकी रक्षा करने के बजाय क्षति बढ़ गई। करंट ने अकेले योद्धाओं को तुरंत पूरी तरह से भूनकर उनकी लाशों को जला दिया होता, अगर उनकी बड़ी संख्या में समूह अनजाने में कई पीड़ितों के बीच हमले को साझा और वितरित नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अपने शरीर पर उनका नियंत्रण तुरंत खत्म हो गया।
हथियार ऐंठते हाथों से गिर रहे थे और बेसुरी सिम्फनी में खून से लथपथ जमीन पर गड़गड़ा रहे थे। विधर्मी मुखिया को लगा कि उसका दिल पूरी तरह से भयभीत हो गया है, क्योंकि उसके शरीर को पूरी तरह से लकवा मार गया है, जिससे वह पूरी तरह से असहाय हो गया है। वह केवल भयभीत आंखों से देख सकता था, क्योंकि चंद्रमा उसी विनाशकारी हमले को अंजाम देने के लिए तैयार था जिसने पहले के आदान प्रदान के दौरान उसके अधीनस्थों को सचमुच राख में बदल दिया था। कैसे? वह इतना शक्तिशाली कैसे है? चीफ का लकवाग्रस्त दिमाग केवल हताशा से सोच सकता था, क्योंकि उसने चंद्रमा को हवा में शानदार ढंग से छलांग लगाते हुए और उसके चेहरे पर एक ठंडी निर्दयी मुस्कान के साथ समूह से दूर जाते हुए देखा था। स्क्रीच! इससे पहले कि चंद्रमा आग की लपटों के तैयार इग्नाइट गोले को छोड़ सके, ब्लैक रेवेन ने अपना अब तक तैनात सबसे शक्तिशाली केंद्रित ध्वनि हमला भेजा। ध्वनि हमला इतना जबरदस्त था कि चंद्रमा का चेहरा अनैच्छिक रूप से तेज दर्द से विकृत हो गया। उसके हाथ उसके पूरे शरीर पर पड़ने वाली विनाशकारी ध्वनि दबाव तरंगों से कांपते हुए दिखाई दे रहे थे। वह महसूस कर सकता था कि उसके अंग ध्वनियों के साथ कंपन कर रहे हैं, उसकी हड्डियां भी। हमले ने चंद्रमा को अपने जादू पर लगभग पूरा नियंत्रण खो दिया। मन को अस्थिर करने और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन चंद्रमा ने पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ अपने दांत पीस लिए। उसकी निष्क्रिय दृढ़ता, कौशल, कष्टदायक व्याकुलता के बावजूद उसकी अटूट इच्छा शक्ति और मानसिक ध्यान को बनाए रखने के लिए स्वचालित रूप से सक्रिय हो गई। उन्होंने प्रयास की गर्जना के साथ इग्नाइट को लॉन्च किया। लौ का विशाल गोला हवा में एक उतरते हुए उल्का की तरह विधर्मियों की ओर चला गया, जिन्होंने अभी मुश्किल से अपने शरीर को हिलाने की शक्ति हासिल करना शुरू किया था। इससे पहले कि वे अपनी आजादी, अपनी मुक्ति की दिशा में एक भी लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ा पाते, विस्फोट सीधे उनके बीच में आ गिरा। बूम! आग भड़कते ही धूल और राख के घने बादल हवा में तेजी से फूटने लगे। 5 मीटर के दायरे के प्रभाव क्षेत्र के भीतर एक विशाल धधकता हुआ स्तंभ बना। चीखने, चिल्लाने, गिड़गिड़ाने और दर्द की असंगत चीखों की भयानक आवाजें तेज लपटों से घिरने से पहले गर्जन वाले विस्फोट के ऊपर थोड़ी देर के लिए उभरी। भयानक चीख पुकार कुछ ही सेकंड तक चली, लेकिन जलते हुए मांस की आवाज ने अन्य सभी आवाजों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। विस्फोट के दायरे में सीधे पकड़े गए योद्धा मर चुके थे। कुछ को तुरंत ही बारीक राख में बदल दिया गया था। उनके शरीर श्मशान भट्टियों से अधिक तापमान से पूरी तरह से भस्म हो गए थे। अन्य लोग पिघले हुए मांस और हड्डियों के विचित्र पूल बन गए थे, जिन्हें बमुश्किल पहचाना जा सकता था कि वे कभी सावी थे। अध्याय 183 ब्लैक रेवेन का बलिदान। अध्याय 183 ब्लैक रेवेन का बलिदान। चंद्रमा के पूरे सिर और शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। पीड़ा इतनी जबरदस्त थी कि वह खुद को पहुंचाई गई चोट से लगभग एक घुटने तक गिर गया। लेकिन चंद्रमा ने अपने दांत पीस लिए और गिरने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उनका तप कौशल स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया, जिससे उन्हें लौह इच्छा शक्ति के माध्यम से सहन करने की अनुमति मिली। ब्लैक रेवेन ने अपने निरंतर ध्वनि हमलों को जारी रखा, लेकिन अभिभावक जानवर की आंखें उसके सामने छोटे प्राणी द्वारा प्रदर्शित सरासर साहस को देखकर सदमे से चौड़ी हो गईं। ध्वनिक हमले अब उतने कष्टप्रद या जबरदस्त नहीं थे। हमले अभी भी चंद्रमा के आंतरिक अंगों को हिंसक रूप से हिला रहे थे और वस्तुतः उसकी हड्डियों को खरोंच रहे थे, लेकिन वह अब बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकता था और ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकता था। मून ने अपने कर्मचारियों को वापस अपने हाथों में बुलाया और तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट या रोकटोक के भारी मात्रा में मैना को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उनका सबसे शक्तिशाली इग्नाइट निर्माण धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होने लगा। जैसे जैसे चंद्रमा ने जादू में अधिक से अधिक ऊर्जा डाली, धीरे धीरे विस्तार हुआ। ब्लैक रेवेन अचानक उन लोगों के बारे में चिंतित होने लगा जिनकी वह रक्षा कर रहा था। यह उस दिशा को देख सकता था जहां चंद्रमा की आंखें देख रही थीं, और यह बस्ती थी। जिस चीज ने इसके विचार की पुष्टि की वह मानव के चेहरे पर भारी मुस्कुराहट थी, जैसे कि यह पहचान गया कि चंद्रमा क्या तैयारी कर रहा था। संरक्षक जानवर ने अपने हमले की आवृत्ति और बिजली उत्पादन को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने बहुमूल्य भंडार का अधिक से अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह चंद्रमा के भयानक इरादे को पूरी तरह से समझ गया था।
जानवर ने चंद्रमा के जादू को पूरा होने से रोकने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन चंद्रमा के फटे हुए कान के पर्दे ने उस रणनीति को विनाशकारी रूप से कमजोर कर दिया था। हालांकि शारीरिक दर्द और अंग कंपन के कारण जादू की सुसंगतता को बनाए रखना बेहद कठिन था, चंद्रमा अब अपने जादू को संरक्षित करने और पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। इग्नाइट क्षेत्र वास्तव में बड़े पैमाने पर बढ़ता रहा, जिससे ब्लैक रेवेन तेजी से हताश हो गया। दूरी में मिराज के सरपट रूप के ऊपर सेलीन की आकृति धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि वे अधिकतम गति से बस्ती के पास पहुंचे। जिस क्षण उसकी नजर पूर्ण नरसंहार के बीच अकेले खड़े चंद्रमा की खून से सनी पीठ पर पड़ी, सेलीन की अभिव्यक्ति शुद्ध सदमे और चंद्रमा की स्थिति के लिए चिंता में बदल गई। बकवास, हमें वापस आने में बहुत देर हो गई। सेलीन का दिमाग भयानक संभावनाओं से भर गया। उसने कितनी जिंदगियां आरक्षित रखी हैं? अकेले लड़ते हुए उसने कितनी मौतें झेली? लेकिन जब उसकी नजर युद्ध के मैदान में घूमी और खून से लथपथ जमीन पर बिखरी दर्जनों विधर्मियों की क्रूरतापूर्वक क्षतिग्रस्त लाशों पर पड़ी, सेलीन डरावनी और अनिच्छुक प्रशंसा के जटिल मिश्रण को निगलने से खुद को नहीं रोक सकी। चांद अकेला खड़ा था जहां कोई नहीं खड़ा था, जो स्पष्ट रूप से एक बिल्कुल क्रूर नरसंहार था, उसका एकमात्र जीवित व्यक्ति। उसके सामने विशाल ब्लैक रेवेन हवा में सावधानी से तैर रहा था। एस रैंक संरक्षक जानवर लगातार अपने विनाशकारी भयानक हमलों को जारी रखते हुए लंबी दूरी बनाए रख रहा था। प्राणी का व्यवहार स्पष्ट था, वह सीधे जुड़ाव के लिए दूरी कम होने से डरता हुआ प्रतीत हुआ। तभी सेलीन की नजर चंद्रमा के कर्मचारियों के ऊपर मंडराते और घूमते हुए बड़े आग के गोले पर पड़ी और उसकी सांसें उसके गले में अटक गईं। उसने तुरंत लौ के रंग और चटकने की आवाज को पहचान लिया। यह चंद्रमा का सबसे शक्तिशाली अग्नि हमला था, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर सकता था। इग्नाइट अपने उपयोग के लिए वास्तव में विशाल अनुपात में विकसित हो गया था। आसानी से 2 मीटर व्यास में आग की तेज लपटें इतनी तीव्र रूप से गर्म थीं कि वे स्पष्ट रूप से आसपास की हवा को विकृत और विकृत कर रही थीं। भयानक परिस्थितियों के बावजूद उसकी आंखें विस्मय से चमकने के अलावा कुछ नहीं कर सकीं। यह आसानी से किसी भी इग्नाइट के आकार से दोगुना है जिसे मैंने पहले उसे डालते हुए देखा है। सेलीन को इस बात की बढ़ती समझ के साथ एहसास हुआ कि चंद्रमा ने इस एकल हमले के लिए कितना मन और फोकस किया था। वह एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा रहा है। चंद्रमा खून से लथपथ घायल खड़ा था, उसके कानों से बहते ताजा खून के कारण स्पष्ट रूप से पीड़ादायक दर्द हो रहा था, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत और अटूट। आघात के बावजूद उनकी पीठ बिल्कुल सीधी थी, उनका रुख स्थिर और जमीनी रहा। उसकी अभिव्यक्ति, हालांकि वह इसे इस कोण से नहीं देख सकती थी, वही दृढ़ संकल्प प्रदर्शित कर रही थी जो उसने क्रैब किंग और मैग्मा क्वीन के खिलाफ लड़ाई के दौरान देखा था। युद्ध क्षेत्र ने अपनी क्रूर कहानी बताई। चंद्रमा ने अकेले युद्ध में लगभग 50 विधर्मी योद्धाओं और उनके एस रैंक संरक्षक जानवर का सामना किया था, और चंद्रमा अभी भी खड़ा था जबकि उसके दुश्मन लाशें थे या आतंक में डूबे हुए थे। कुछ दिन पहले के यारा के शब्द अचानक नए अर्थ के साथ सेलेन के दिमाग में गूंज उठे। किंवदंतियां इस दिन के बारे में बात करेंगी। हमारे बच्चों के बच्चे उस योद्धा की कहानियां सुनाएंगे जिसने पहाड़ के दिल को मार डाला, लेकिन यह उन महान उपलब्धियों से भी आगे निकल गया। चंद्रमा ने सिर्फ शक्तिशाली जानवरों को उनके प्राकृतिक क्षेत्रों में ही नहीं हराया था, वह एक एस रैंक अभिभावक द्वारा समर्थित पूरी सेना के खिलाफ अकेला खड़ा था और एक अटूट इच्छा शक्ति के साथ उन सभी को नष्ट कर दिया। उसे अपने दुश्मनों की राख के बीच अकेले खड़ा देखकर, उसके ऊपर उस विशाल गोले के साथ, जबकि कथित संरक्षक जानवर भयभीत रूप से चक्कर लगा रहा था, उसके शरीर में एक पल के लिए कांप उठी। यह वह व्यक्ति था जिसने परिस्थितियों की परवाह किए बिना हार मानने से इनकार कर दिया। कोई है जो हर नियम को तोड़ देगा, गिरने के बजाय अपने शरीर का त्याग करेगा। वह भयानक है, अपनी शक्ति के कारण नहीं, हालांकि वह दुर्जेय है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कभी नहीं रुकेगा, कभी भी, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी खड़ा हो। और उस पल में मून को ब्लैक रेवेन पर फैसला सुनाने के लिए तैयार होते देख सेलीन को अपनी टीम के साथी के बारे में कुछ गहरा एहसास हुआ।
चंद्रमा सर्वनाश से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। चंद्रमा इतना शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा था कि सर्वनाश से बचने के लिए उसे स्वयं की आवश्यकता होगी। मिराज तेज सेलीन ने तत्काल आदेश दिया, यह जानते हुए कि उसे चंद्रमा की स्थिति तक तुरंत पहुंचने की जरूरत है ताकि उसे आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। सफेद घोड़ा अपने मालिक की मदद करने की आशा में और अधिक गति से आगे बढ़ा। मून का शरीर एक पल के लिए खतरनाक तरीके से हिल गया। उसके पैर कांपने लगे क्योंकि वह अपने ऊपर मंडरा रहे बिल्कुल विशाल आग के गोले पर संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह मेरी पूर्ण सीमा है। मैं विफलता का जोखिम उठाए बिना अब और अधिक शक्ति का उपयोग जारी नहीं रख सकता, मून ने डर के साथ सोचा। अंततः उस विनाशकारी हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था जिसने उसके कुल मैना भंडार का 50% से अधिक उपभोग किया था। अन्यथा मैं इसकी सुसंगतता खो सकता हूं और इसका शानदार उल्टा असर होगा। अध्याय 184 ब्लैक रेवेन की मौत। अध्याय 184 ब्लैक रेवेन की मौत। एक जादूगर के रूप में चंद्रमा पूरी तरह से अच्छी तरह से समझता था कि कास्टिंग के दौरान एक शक्तिशाली अस्थिर जादू पर नियंत्रण खोने का क्या मतलब है। यह केवल खतरनाक या जोखिम भरा नहीं था, यह बिल्कुल विनाशकारी था। उनके वर्तमान इग्नाइट कौशल में इतनी शक्ति थी कि नियंत्रण खोने से बिंदुरिक्त सीमा पर विस्फोट हो सकता था। विस्फोट से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी, जिससे उसका शरीर महीन राख और वाष्प के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। इसके बाद वह फिर से जीवित हो जाएगा, लेकिन उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना सारा मैना बर्बाद होने पर मौत का सामना करना क्रूर होगा। यह लोक चंद्रमा ने अंतिम प्रयास के साथ गर्जना की। विशाल लेकिन सघन आग के गोले को सीधे विधर्मियों की बस्ती की ओर फेंक दिया। मृत्यु का विशाल गोला शुद्ध अग्नि के उतरते उल्का की तरह हवा में फैल गया। ब्लैक रेवेन ने हमला शुरू होने के कुछ कीमती सेकंड के दौरान अपने हताश डरावने हमलों को जारी रखा। ध्वनि तरंगों के माध्यम से आने वाले जादू को अस्थिर करने या विचलित करने की सख्त कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह विफल रहा। शक्तिशाली आग का गोला आश्चर्यजनक गति से हवा में यात्रा करता रहा और कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर उतरेगा और बचे हुए विधर्मियों को मार डालेगा। उन अंतिम क्षणों के दौरान संरक्षक जानवर को एहसास हुआ कि चाहे उसने कितने भी ध्वनि हमले क्यों न किए हों, कोई भी राशि इस शक्तिशाली रूप से चार्ज किए गए मंत्र को सफलतापूर्वक रोक नहीं पाएगी या कमजोर नहीं करेगी। जादू बहुत स्थिर, बहुत केंद्रित और बहुत शक्तिशाली था। तात्कालिक संकट के उस क्षण में ब्लैक रेवेन की आत्मा में स्थायी रूप से अंकित एक स्मृति अचानक सामने आ गई। दशकों पहले, जब संरक्षक जानवर एक छोटे से कौवे के अलावा और कुछ नहीं था, उसे जंगल में एक मरते हुए विधर्मी योद्धा का सामना करना पड़ा था। क्रैथेल नाम का एक व्यक्ति जो एक जानवर के हमले से अपने गांव की रक्षा करते हुए घातक रूप से घायल हो गया था। खून की गंध से आकर्षित होकर कौआ साधारण जिज्ञासावश मरते हुए इंसान के पास आया था, लेकिन अपनी अंतिम सांस के साथ मेहतर को भगाने के बजाय क्रैथेल धीरे से मुस्कुराया और छोटे पक्षी को अपनी थैली से सूखे मांस का एक टुकड़ा दिया। तुम्हें भी भूख लगी है ना? योद्धा ने खून से भरे फेफड़ों के माध्यम से फुसफुसाया था। ले लो छोटे, कोई मतलब नहीं, इसे बर्बाद करने दो। कौवे ने मरते हुए योद्धा के पास बैठकर कृतज्ञतापूर्वक भोजन किया था क्योंकि उसका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अपनी चेतना के अंतिम क्षणों में क्रैथेल कांपते, खून से लथपथ हाथ से कौवे के पंखों को धीरे से सहलाने के लिए आगे बढ़ा था। क्रैथेल को लंबे काले बालों और चेहरे पर शांत भाव वाले एक इंसान द्वारा बचाया जाएगा। मानव रेवेन को देखकर मुस्कुराने से पहले क्रैथेल को अपनी बाहों में पकड़ लेता था और फिर अत्यधिक तेजी से चला जाता था। अगले कुछ वर्षों तक क्रैथेल और रेवेन एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। एक बार जब वे मिले तो वह कौवा था जो कई शक्तिशाली जानवरों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में उसकी मां के मारे जाने के बाद चोटों से मर रहा था। क्रैथेल ने कौवे को अपने साथ ले लिया और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए जब तक कि अंततः वे एक जानवर और उसे वश में करने वाले नहीं बन गए। वे मानव के प्रशिक्षण के तहत एक साथ शक्तिशाली हो गए। अंततः क्रैथेल ने गांव छोड़ दिया, अपने गुरु द्वारा धोखा महसूस करते हुए जो अपने दूसरे छात्र को अधिक पसंद करता था।
वह दूसरे समूह में शामिल हो जाता और कौआ वफादारी के साथ उसका पीछा करता। फिर क्रैवेन क्रैथेल के साथ तब तक लड़ता रहेगा जब तक वे दोनों मौत के कगार पर नहीं पहुंच जाते। वह दिन जब क्रैथेल का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो कभी उसका मित्र प्रशिक्षण भागीदार था। उनके दुश्मन वेलशारा और व्हाइट स्वान भी भयानक विपत्तियों से पीड़ित होंगे जो उन्हें मौत के कगार पर छोड़ देंगे। मृत्यु से पहले अपने आखिरी कुछ क्षणों में क्रैथेल अपने लोगों को नुकसान से बचाने के लिए डार्क रेवेन से भीख मांगने से पहले खून खांसता था। उसके बाद के दशकों तक ब्लैक रेवेन ने हेरेटिक बस्ती पर नजर रखी, खतरनाक शिकारियों को भगाया और शिकारियों को सुरक्षित शिकार का मार्गदर्शन दिया। इसने कारथेल के वंशजों की रक्षा की थी, बच्चे जो योद्धा बन गए थे, फिर बुजुर्गों की, फिर स्वयं पूर्वजों की। विधर्मियों की पीढ़ियां ब्लैक रेवेन की मूक संरक्षकता में जी और मरी। जैसे ही स्मृति एक वादे में बदल गई, ब्लैक रेवेन की लाल आंखें संकल्प से चमक उठीं। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें बनने लगीं, क्योंकि वह मृत्यु से पहले अपने आखिरी कुछ क्षणों में अपना वादा पूरा कर रहा था। इसकी आंखें अपने मालिक से एक बार फिर मिलने, उसके साथ पहले की तरह समय बिताने के लिए तरस रही हैं। अभिभावक जानवर ने अपना अंतिम निर्णय लिया। अधिकतम वेग के लिए इष्टतम कोण पर पंख लगाए हुए ब्लैक रेवेन उन्मत्त गति से कबूतर उड़ाता है, आने वाले आग के गोले को रोकने के लिए अपने विशाल शरीर को एक जीवित ढाल के रूप में उपयोग करता है, अपनी आत्मा में अंकित किए गए वादे को पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह से बलिदान कर देता है। बूम! जैसे ही इग्नाइट स्पेल ने बिंदुरिक्त सीमा पर उसके शरीर पर विस्फोट किया, ब्लैक रेवेन की पीड़ा भरी चीख अचानक बंद हो गई। अभिभावक जानवर के सुरक्षात्मक पंख तुरंत प्रज्वलित हो गए, उसका मांस जलने लगा और झटके से जलने लगा जो उसके एस रैंक स्थायित्व से भी अधिक था। लेकिन अवरोधन सफल रहा। आग के गोले का प्रक्षेप पथ ऊपर की ओर और बस्ती से दूर विक्षेपित हो गया था। असहाय गैरल्डाको को भस्म करने के बजाय विस्फोट अनिर्हित रूप से ऊपर खुले आकाश में फैल गया, लौका एक स्तंभ जिसने पूरे क्षेत्र को दूसरे सूर्य की तरह रोशन कर दिया। ब्लैक रेवेन का विशाल शरीर धुएं और अंगारों के साथ आसमान से गिर गया, उसके पंख बुरी तरह जल गए और अब उड़ने में सक्षम नहीं थे। यह चंद्रमा और बस्ती के बीच खून से लथपथ जमीन पर जोरदार तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके प्रभाव से एक छोटा सा गड्ढा बन गया। संरक्षक जानवर ने अपनी चोटों के बावजूद अपने आरोपों की रक्षा जारी रखने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन इसके शरीर ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। जलन बहुत गंभीर थी, क्षति इतनी अधिक थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लुप्त होती दृष्टि के माध्यम से ब्लैक रेवेन की लाल आंखें उसके पीछे की बस्ती पर टिक गईं, जहां बच्चों और बुजुर्गों के भयभीत चेहरे इस अंतिम बलिदान के कारण सुरक्षित आश्रय से बाहर झांक रहे थे। मैंने निभाया वादा, कारथेल। आखिरकार मैं इतने लंबे समय के बाद आपसे मिल सकता हूं। मरते हुए अभिभावक ने अपने अंतिम क्षणों में सोचा कि उसकी चेतना पूरी तरह से खत्म हो गई है, वह भयावह चोटों के कारण जागने में असमर्थ है। आग की लपटें ब्लैक रेवेन के शरीर और पंखों को बेरहमी से खाती रहीं और नीचे का मांस पकाती रहीं। चंद्रमा अपने चारों ओर हो रहे पूर्ण नरसंहार के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उस क्रूर लड़ाई के कारण वह थकी हुई थी, जिसने इस जीत को हासिल करने के लिए उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ ले लिया था। चंद्रमा, तुम जीत गए, तुमने इसे मार डाला, सेलीन की उत्साहित आवाज चिल्लाई जब वह अंततः मिराज के ऊपर उसके पीछे पहुंची। उसके स्वर में राहत और प्रशंसा की बाढ़ आ गई। लेकिन मून ने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, वह शून्य भाव के साथ स्थिर खड़ा रहा। चंद्रमा बढ़ती चिंता के साथ सेलीन फिर चिल्लाई, तेजी से उतरी और घूमकर सीधे उसके चेहरे के सामने खड़ी हो गई। मून का पूरा शरीर तुरंत आराम करने से पहले अचानक तनावग्रस्त हो गया जब उसे एहसास हुआ कि यह खतरा नहीं बल्कि सेलेन था। यह महसूस करते हुए कि सेलीन अंततः आ गई है, मून की आंखें चौड़ी हो गईं। जल्दी करो, इससे पहले कि यह मर जाए, इस पर प्रहार करो। तुम्हें हत्या के प्रहार का दावा करने की आवश्यकता है। हालांकि वह बोला, परंतु वह कुछ भी नहीं सुन सका। उसे यह भी निश्चित नहीं था कि वह फुसफुसा रहा था या चिल्ला रहा था, यह वास्तव में उसकी आंखें खोलने वाला एहसास था।
सेलीन अपनी स्तब्धता से जाग उठी। उसे अचानक उस समझौते की याद आई जो उन्होंने लड़ाई शुरू होने से पहले स्थापित किया था। उसने जल्दी से अपने कर्मचारियों को बुलाया और एक आक्रामक जादू चलाया। हवा का झोंका बनना शुरू हो गया। हवा का झोंका सार्थक क्षति से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था ताकि सिस्टम अंतिम प्रहार को चंद्रमा के बजाय उसके स्वामित्व के रूप में ठीक से दर्ज कर सके। उसने ब्लैक रेवेन की ओर बढ़ते हुए हवा का झोंका छोड़ा जो किसी भी क्षण मर सकता था। जैसे ही उसने चंद्रमा और जानवर के बीच नजर डाली, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे देर हो गई है या नहीं।